सर हिस्ट्री। नहीं, बेसिकली बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है। लॉन्ग केस से सब लोग मतलब अपने सर पे सवार करते हैं और उसको एक हवा बनाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर थायराइड का लॉन्ग केस है तो कुछ उसके लिए डिफरेंट है, और लिवर का अगर लॉन्ग केस है तो उसके लिए कोई डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली रियलिटी ये है कि वहां पर आपको दिमाग में अल्टीमेटली हिस्ट्री में, अच्छा आपने हिस्ट्री में लेनी शुरू की, आपका हिस्ट्री लेने का मकसद क्या है? क्या ये मेडिसिन की तरह की हिस्ट्री है? सर नहीं, एनेस्थीसिया प्लान डिसाइड करने के लिए ना कि एनेस्थीसिया प्लान डिसाइड एनेस्थीसिया करने में आपका असल मकसद क्या है? सर सर प्री एनेस्थीसिया ऑपरेटिव कंसर्न देखते ऑप्टिमाइजेशन। हैं। एक प्री मिनट ऑपरेटिव निम्रा ऑप्टिमाइज। जी, पहले उनको बोलने दें। जी तैयबा बोले, आप मुकम्मल करें, बाद में आपको जी फिर सर। बताता हूँ। जी। सर सर प्री ऑपरेटिवली ऑप्टिमाइज करना होता है पेशेंट को, और उसकी जो मतलब मेडिसिन वगैरह जो ऑलरेडी पेशेंट अगर कोई कोमॉर्ब्स हैं तो उनको एडजस्ट करना होता है आपने। ठीक है। और और इसमें तो बात मुकम्मल नहीं हो रही ना, मतलब ये मैं इस लिहाज से मुकम्मल नहीं हो रही है कि आपने एक मिनट निम्रा, आप बोले, आप क्या बोल रही थी? जी निम्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही। एनीवन एल्स वांट टू स्पीक आउट जी सर, अबाउट हाँ जी। लॉन्ग? हेलो, जी। अभी आ रही है सर? जी अब आ रही है आवाज। सर मैं यही कह रही थी कि एनेस्थीसिया कंसर्न्स, जनरल कंसर्न्स उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया कंसर्न्स, फिर सर्जरी के स्पेसिफिक जो हम करवा रहे हैं, और कोमॉब्स। देखिए सर्जरी की तो बात, देखिए अब आप लोग गलत बोल रहे हैं ना। देखिए लॉन्ग केस की, इस वक्त मैं स्पेसिफिक आपसे लॉन्ग केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लॉन्ग केस के अंदर अंदर जब मरीज आपके पास होता है उस वक्त आपको पता होता है सर्जरी उसका? सर मेरे कहने का मतलब है, अगर एक सिनेरियो वाइज उन्होंने दिया हुआ है कि पेशेंट आपके पास सिनेरियो इस नहीं देना, सर्जरी के लिए आया है। कोई सिनेरियो। देखिए लॉन्ग केस के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि लॉन्ग केस में थोड़ी कोई सिनेरियो होता है। वो आपको बताते हैं शुरू में, वो ओके। तो कहते हैं ये आपका मरीज है, भुगतो इसको। और यही अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा, ठीक है। यही मसला होता है कि आप लोगों का लॉन्ग केस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए लॉन्ग केस का में क्या वो चीजें देख रहे होते हैं। लॉन्ग केस में सबसे पहले तो वो ये देख रहे होते हैं कि क्या ये बंदा पेशेंट के साथ डीलिंग कर सकता है। क्या ये बंदा, जो डॉक्टर जिसको हम कंसल्टेंट बना रहे हैं, क्या ये पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? क्या उससे पेशेंट की एवेल्युएशन एवेल्युएशन के तौर पे, मतलब लाइक ये कि बेसिकली वो जिस तरह होता है ना कि जो इंटेलिजेंस वाले, मैं गलत लफ्ज बोल रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए है कि इंटेलिजेंस वाले जो डॉग्स होते हैं उनका क्या मकसद होता है? वो हर चीज पे ढूंढ रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है? जिसका उनको ट्यून किया जाता है ठीक कि हो गया। तो जो आपकी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में हिस्ट्री बराए हिस्ट्री नहीं है। कोई आप उनसे कोई उनकी प्रेम कहानी नहीं सुन रहे। वो आपका जो भी सवाल पूछ रहे हैं उससे आपका मकसद ये है कि इसके अंदर कोई आप ऐसी चीजें निकालें जिससे आपके एनेस्थीसिया प्लान के अंदर तब्दीली आए, ठीक है? या एक दिमाग में आपके बात होनी चाहिए, दूसरी दिमाग में आपके बात ये होनी चाहिए कि ये मकसद है इसको लॉन्ग केस के अंदर जो आपको मरीज पकड़ाया जा रहा है, वो आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस मरीज के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है? इस मरीज के अंदर अगर मुझे आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा तो आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हिस्ट्री बराए हिस्ट्री नहीं है, या एग्जामिनेशन बराए एग्जामिनेशन नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन बराए इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये अल्टीमेटली जब आप एग्जामिनर के पास जाएं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर ये कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रीनल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इंट्यूबेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इंडक्शन के रिस्क फैक्टर्स हैं, ये पीएनवी के रिस्क फैक्टर्स हैं, ताकि अब जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे तो अब आपको सोचना ना पड़े, या आपने उसके अंदर जो हिस्ट्री ले रहे हैं उसको हिस्ट्री को फोकस अपना इस चीज पे रखें। बाकी क्या चीजें रह जाएंगी, और ये कैसे होगा? ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से होगा। और इसकी प्रैक्टिस ये नहीं है, कि थायराइड की अलग हिस्ट्री है, लिवर की अलग, वो तो एक सिर्फ एक स्मॉल कंपोनेंट होगा।
जो लिवर से रिलेटेड, जो स्पेसिफिक लिवर की डिजीज है, वो उससे जो रिलेटेड बातें होंगी, तो लिवर से रिलेटेड बातें जो उसकी बाकी चीजें हैं वो तो बाकी सिस्टम की आ गई ना। लिवर से रिलेटेड, लिवर, अच्छा मुझे अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लिवर से रिलेटेड स्पेसिफिक, जो लिवर से रिलेटेड है, जो सिर्फ लिवर की से रिलेटेड है, वो हिस्ट्री के कौन कौन से सिम्टम्स है या कौन कौन सी चीजें हैं जो लिवर से रिलेटेड है? बिल्कुल, निम्रा आप ही जवाब दें। सर पेशेंट को पहले तो जॉन्डिस का पूछ लेंगे, कभी कभी पिलाहट तो नहीं हुई। जी। फिर उसके बाद उससे वायरल मार्कर्स की हिस्ट्री ले लेंगे, अगर कभी पॉजिटिव थे तो पीसीआर और वगैरह कब कराया कब और नहीं। फिर उसके बाद उससे अपर जीआई ब्लीड की हिस्ट्री ले लेंगे, कॉम्पेंसेशन या डीकॉम्पेंसेशन के लेवल को चेक करने के लिए। पेट में पानी तो नहीं पड़ा कभी, ये पूछ लेंगे। हाँ जी। एसाइटिस को रूल आउट और करने के अभी लिए, आप अब कभी ज्यादा गुर्दों पे बड़े असर तो सिम्टम पे नहीं हुआ चले इस गए, बार। ज्यादा बड़े सिम्टम पे चली गई हैं। बहुत मासूम से सिम्टम नौजिया वोमिटिंग होता है, जो कि लिवर ठीक के है। अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हम्म। कॉन्स्टिपेशन हम्म। और ब्लीडिंग। ठीक है, सर ब्लीडिंग अब फ्रॉम ये एनी वे। वाले स्पेसिफिक टू लिवर नहीं है ना, मैं इस वजह से उनको नहीं, ये स्पेसिफिक पहचान नहीं पाई लिवर पहले। की पैथोलॉजी, लिवर की पैथोलॉजी के अंदर जो है, जो बाकी जो चीजें होंगी वो उसके दूसरे सिस्टम्स की वजह से होंगी। ठीक है ना, उसके अंदर हार्ट डिस्निया हो रहा है या उसके अंदर, और जो स्पेसिफिक टू लिवर है ना, वो ये 3-4 चीजें, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है ना, तो वो बिल्कुल रिलेटेड टू लिवर है। बाकी जो उसकी वजह से रीनल प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, है तो वो भी रिलेटेड, लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि ये लिवर के अंदर चंद स्पेसिफिक चीजें आपको मिलेंगी, बाकी सारी चीजें, या इसको चले अदर वे अराउंड, मैं ये कहूँ कि तमाम जो 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 मेजर सिस्टेमिक डिजीज है वो आपस में कोरिलेटेड है। ये मैंने एक एक्सट्रीम जुमला है आपको बोल के सिर्फ समझाने के लिए। अब आप दरमियानी रास्ते पे आ जाए कि सारे सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो रीनल फेलियर हो, चाहे वो लिवर फेलियर हो, ठीक हो दोनों के गया। अंदर तो कम अज के अंदर हार्ट तो आ ही जाएगा और लंग्स आ ही जाएंगे, यानी कि और सर ये किडनी। नोजिया वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे इसमें, वो थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं, देखें, जब भी लिवर का जो पेशेंट है वो एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है और क्रॉनिक लिवर फेलियर भी हो सकता है ना। तो एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं? एक्यूट लिवर फेलियर जो होता है उसके अंदर नौजिया, वोमिटिंग और जॉइंडस, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये इस रेफरेंस से मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, एक्यूट में तो काफी सिवियर होता है, ठीक है ओके। सिवियर होता है ना, तो नोजिया बताने का मकसद वॉमिटिंग, हाँ ये जी। है, तो पहले तो आप अपने अंदर से ये बात को बताने का, ये इतनी मैं जो लंबी तकरीर कर रहा हूँ, ये मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग केस को का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को वहाँ मरीज की शक्ल देख के सवाल ना सोचें। वो सवाल आप पहले ही सोच लें कि लिवर को रूल आउट करने के लिए मैंने ये सवाल पूछने, किडनीज को रूल आउट करने के लिए मैंने ये सवाल पूछने, मैंने उसकी फंक्शनल क्लास को चेक करने के लिए ये सवाल पूछने, मैंने उसकी प्रीवियस जो सर्जरी से रिलेटेड बातें, मेडिकल से रिलेटेड बातें, जो उसकी डेमोग्राफिक्स है, वो मैंने 10 सेकंड में, 20 सेकंड में मैंने सारे सवाल पूरे पूछ लेने कि आप क्या काम करते हैं, पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, पहले कोई बीमारियां तो नहीं हुई, कोई और दवाइयां तो नहीं खा रहे, कोई आपको किसी नशा की आदत तो नहीं है, सोते वक्त जो है तकिया की, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन दिमाग के अंदर ये बिठा लें कि वहां पर जो सवाल पूछ रहे हैं वो जनरलाइज कर लें, ताकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर लोग गलती ये करते हैं कि वहां पर मरीज के सवालों, वहां पर दोस्ताना करने की कोशिश करते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि वो मरीज तो आपको कंफ्यूज कर देगा। मरीज तो और पिछले कोविड के दिनों में खास तौर पे लोगों को प्रॉब्लम हुई कि मरीज होते ही नहीं थे, वो अपने ही लोगों को उन्होंने बिठाया होता था, तो वो उन लोगों को आधी हिस्ट्री गलत बताते थे, आधी हिस्ट्री सही बताते थे। अब तो मेरा नहीं ख्याल, अब तो रियल पेशेंट होंगे। तो बताने का मकसद आपको ये है, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी समवन कैन डिसएग्री, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप लोग माशाल्लाह सब लोग मैच्योर लोग हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि लॉन्ग केस को सर पे ना सवार करें, लॉन्ग केस को, हिस्ट्री को भी सर पे ना सवार करें। एक बिल्कुल कीप इट ईजी, वो सवाल आप जेहन में, आपके सवालों का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं कोई। अगर उसको डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगी, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे उसको लंग्स की प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी फंक्शनल क्लास कम होगी। ठीक है, उसके उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, या उसको चेस्ट पेन होगी, या उसको पीएनडी होगी, या उसको ऑर्थोपनिया होगा, या उसके जो है ना वीजिंग हो रही होगी, या उसको क्रैप्स हो रहे होंगे। अल्टीमेटली तो यही हो रहा होगा ना। तो आप इस बिजनेस एंड पे आए, रीजन जो मर्जी है, और हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, और फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशंस को को रिलेट करके रिस्क फैक्टर निकालेंगे कि भाई अल्टीमेटली आप उसको ये कहेंगे कि भाई ये पेशेंट को, आपके फोकस में ये होगा कि ये पेशेंट कंपनसेटेड है या डिकम्पनसेटेड है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है कोई। अच्छा, ये इस दफा भी रियल पेशेंट नहीं होंगे। एनीवेज,
तो ये बात हो गई। उसके बाद आपका सिर्फ ये होता है, जिस तरह हम बचपन में पूछते थे ना मेडिकल कॉलेज में, कि हिस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, सिवियरिटी, अगर पेन है तो पेन का कैरेक्टर, सिर्फ आपने इस चीज पर वहां पर फोकस करना है। उसके 1 सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके 2 सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके 3 सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टमोटोलॉजी को कभी मिस नहीं करना। मेरा एक क्लास फेलो जो इवल जीनियस है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो बंदा जिंदगी में कभी किसी इम्तहान में एनुअल में अपीयर नहीं हुआ, और जिंदगी में वो कभी फेल नहीं हुआ, और एफसीपीएस जब उसने दिया तो उसका लॉन्ग केस फेल हो गया, और सिर्फ इस वजह से कि उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो काम ही कार्डियक हॉस्पिटल में करता था। वो बंदे को हीमाचूरिया था, उस पेशेंट को, उसने हीमाचूरिया की हिस्ट्री पे फोकस ही नहीं किया, और वो ये समझता रहा कि मैं उसको, क्योंकि उसको नॉलेज, उसकी बबलिंग नॉलेज थी, तो वो ये समझ रहा था कि मैं एग्जामिनर को हाइपरटेंशन, डायबिटीज पे लेके आऊंगा, जबकि वो लोग उसको हीमाचूरिया से रिलेटेड उनका कोई भी दिमाग में होगा, उसने हीमाचूरिया को फोकस ही नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो सिम्टोमेटोलॉजी को आपने कभी मिस नहीं करना। जो आपको मरीज आपसे पूछे कि आप अस्पताल में क्यों आए थे, क्या आपको मसला हुआ था, वो आपको 1 सिम्टम हो सकता है, वो 2 सिम्टम हो सकता है, 3 सिम्टम हो सकते हैं। उनको सिर्फ एक पॉइंट बना ले। जो बाकी सारी चीजें हैं, बाकी सारे सिम हैं, उनकी आप अपनी तरतीब बना ले, कि भाई मैंने इसकी लिवर को, हार्ट को, किडनीज को, लंग्स को, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को मैंने कैसे पूछना है। वो एक पक्की हैबिट बना ले। वो इस वक्त आप अगर सिर्फ एक अपनी लिस्ट बना ले, जो मैंने वो जो एक लिस्ट बनाई है एनेस्थीसिया प्लान, वो एक सैंपल है, वो कोई परफेक्ट नहीं है। आप उसको उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और टू मच परेशान ना हो, क्योंकि वहां पर लोग क्योंकि टाइम नहीं है। अल्टीमेटली एग्जामिनर ने आपको इस बात पे नहीं जज कर लेना कि ये किस तरह से सवाल पूछ रहा था। वो अल्टीमेटली जब आपकी जजमेंट होगी, तो वो किसी और बातों पे हो रही होगी, ये एक हिस्सा है सिर्फ। तो लॉन्ग केस के अंदर ये इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि 10 मिनट से ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाया करना। 10 मिनट हिस्ट्री, 10 मिनट एग्जामिनेशन, 5 मिनट आपके वैसे ही जाया हो जाएंगे। 5 मिनट तो बंदे के होशो हवास काबू में लाने में, तो 5 मिनट को काउंट ही ना करें। 25 मिनट आप जेन में रखें। अगर आधा घंटा भी देते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आजकल कितना दे रहे हैं, तो उस जमाने में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा, हालांकि टेबल वाइवे मेरे 2 दफा फेल हुए थे, लॉन्ग केस में फेल नहीं हुआ, और उसकी वजह से पता नहीं अल्लाह की तरफ से ये थी कि मैंने कभी मरीजों को देखा ही नहीं था, तो मैंने कभी ना ही मैंने कोई इस तरह की प्रैक्टिस की थी। मैं बिल्कुल रॉ चला गया था, और मैंने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि ये चीजें वैल्यूएट करनी है। मेरा लॉन्ग केस नहीं कभी फेल हुआ। ठीक है, और एक दफा अरशद तकी साहब को दिया था, और एक दफा गौहर अफशा को दिया था। जबकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, नो डाउट एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है। मेरी एक दफा पेशेंट था, माइट्रल स्टीनोसिस, यंग पेशेंट, विदाउट एनी कोई, उसको सीवियर माइट्रल स्टीनोसिस था, उसकी सर्जरी होनी थी। पहला क्वेश्चन उनसे अरशद तकी साहब ने मेरे से पूछा था, इसकी पेशेंट की अपेंडिसेक्टमी होनी है, तो इसका ए से स्टेटस क्या होगा। ठीक है, मैंने मैंने उनको मैं आपको बताऊं, यकीन करें, उनको मैंने ये जवाब दिया था, दिस पेशेंट इज हैविंग, क्योंकि निकल आया था, तो मैंने कहा था कि दिस पेशेंट इज हैविंग माइट्रल स्टेनोसिस विद नो अदर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। मेरी हिस्ट्री इतनी देर में खत्म हो गई थी। ये कि 28 ईयर्स ओल्ड, मुझे नहीं पता मैंने गलत बोला था, सही बोला था, लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि कई दफा इस तरह भी हो सकता है। और गौहर अफशा ने जब मेरा वाइवा लिया था, तो मैंने इसोफेजेक्ट, वो इतना मुश्किल केस था कि प्रेग्नेंट पेशेंट विद सीए इसोफेगस प्रेजेंटेड फॉर इसोफेजेक्टमी, और वो भी मेरा लॉन्ग केस पास हुआ था, जिसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि इसोफेजेक्टमी थोरेसिक अप्रोच से भी होती है। मेरे उस तक फरिश्तों को भी नहीं पता, मैंने कभी जिंदगी में इसोफेजेक्टमी नहीं करवाई थी, और मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी सर, आई हैव नॉट डन दिस प्रोसीजर, सो आई डोंट नो व्हाट अप्रोचेस। तो उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट करके, उनका मेरे उसमें उनका फोकस सारा प्रेगनेंसी की चेंजेस और एनीमिया के ऊपर था। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि वहां पर अपने होशो हवास को काबू रखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग केस पढ़ाई से बहुत कम ताल्लुक है। लॉन्ग केस का सिर्फ और सिर्फ आपकी हाजिर दिमागी से और आपकी टेबल वाइवे में नॉलेज चाहिए। लॉन्ग केस के अंदर आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, आप वहां पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन का भी तरतीब ये रखें कि आप जो आपको नजर आ जाएगा कि अगर उसका थायराइड है, तो उसके अंदर थायराइड का तो एग्जामिनेशन करना ही करना है। अगर उसका लिवर, अगर उसको एसाइटिस है, तो आपने एब्डोमेन के एग्जामिनेशन को थोड़ा बेहतर करना है। लेकिन
आप अपनी तरतीब ऐसी बना लें कि आप, हर बंदे का अपना तरीका होगा। आप अगर हाथ से शुरू कर रहे हैं तो आप हाथ की फाइंडिंग्स देख लें, आप फोर आर्म की फाइंडिंग देख लें, ब्लड प्रेशर देख लें, उसके बाद आप यहाँ से नेक पे चले जाएं, माउथ में चले जाएं, जो यानी, और फिर इसी तरीके से जब आपने एब्डोमेन और चेस्ट पे आए हैं तो जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तो एब्डोमेन और चेस्ट को एक साथ ऑब्जर्व कर लें, एक साथ उसकी फ्रंट पे जो काम करने हैं वो एक साथ फ्रंट से कर लें, और जो बैक से करने हैं इस बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा कि जी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने एग्जैक्टली बेड साइड के हिसाब से तरतीब से तो नहीं किया है या नहीं की। वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई ये बंदा, हाँ हाँ, मरीज को आप, अब आप लोगों का सर्दी के मौसम में होगा, सर्दी के मौसम में होगा तो आपने हाथों को रब जरूर करना है, ठीक है। एमएस वाले पेशेंट का ASA 4E होगा ना, अगर उसको टाइट माइट्रल स्टेनोसिस है और उसकी इमरजेंसी सर्जरी हो रही है तो दैट्स अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, ठीक है। तो दैट ये क्वेश्चन पूछा है कि एमएस का पेशेंट जिस टाइट एमएस है और उसकी इमरजेंसी सर्जरी है तो उसका ASA स्टेटस क्या होगा, तो मैंने उसको 4E बोला था और दैट वाज करेक्ट, ठीक है। तो ये आप तरतीब अपनी बना ले, वहां पर सिर्फ दिमाग, क्योंकि देखिए वहां पे इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्या आप 10 मिनट के अंदर उसका MBBS मेडिकल मेडिसिन के वाइवे की तरह का एग्जामिनेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आपके ख्याल से वहां पर वो आपको ये देखेंगे कि इस बंदे को एब्डोमेन को पैल्पेट करना आता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो। आप अगर उनको ये भी कह देंगे ना कि आई कुडंट अप्रिशिएट, तो बजाय इसके इस दिमाग के अंदर टेंशन में रह के आपसे लिवर पैल्पेट हुआ या नहीं हुआ या स्प्लीन पैल्पेट हुआ, आप मेडिसिन का वाइवा देने नहीं जा रहे, ठीक है। इस बात पे अगर कोई फेल करता है ना तो फिर थैंक यू वेरी मच, नहीं करेगा आपको इस बात पे कोई फेल, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। हाँ, आपने मरीज को के साथ किस तरह बात की है, एक्सपोजर की बात की है, उसके साथ आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, दैट मैटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि वहां पे पता लगे ठंडा आपने हाथ लगा दिया, मरीज ने आ कर दिया, वो मरीज ने आ कर दिया ना, तो बस ये आ आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन। तो आप अपने आप को, सर्दी का मौसम है जाहिर बात है, तो ये इस चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक्सपोजर का आपने के बारे में आपने उनसे बात करनी है कि शुड आई एक्सपोज द पेशेंट, वो आपको डेफिनेटली आपको जेनिटेलियास को एक्सपोज करने को तो नहीं कहेंगे ना, तो ये तो नहीं होता वहां पे, कोई भी किसी भी एग्जाम में नहीं होता। लेकिन आपने उनको बता दिया ना कि आइडियली इट शुड बी, सो शुड आई डू इट, शुड आई टेक कंसेंट फॉर इट और नो, तो वो आपको नो कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो ये सारी बातें लॉन्ग केस के बारे में। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो आपसे जब पूछें तो आपने उनको रीजन के साथ बताना है कि भाई CBC मैंने इसलिए कराना है, LFTs मैंने इसलिए करवाने हैं, RFTs मैंने इसलिए कराने हैं। तो इसकी टेंशन में ना पड़े, क्योंकि ये हर कोई भी लॉन्ग केस होगा वहां पे तकरीबन जो मरीज आएगा उसके अंदर ये सारी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं वन वे और अदर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर वो आपसे पूछे कि चेस्ट एक्सरे में आप क्या देखेंगे, तो आप आपके दिमाग में होगे भाई चेस्ट एक्सरे में कोई ना कोई चीज, या बोन की प्रॉब्लम होगी या लंग्स की प्रॉब्लम होगी या हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैं देखूंगा कि कोई ओवरलोड में तो नहीं है, कोई फेलियर के साइंस तो नहीं है, कोई कोई नकल प्रोमिनेंट तो नहीं है। ये सारी बातें, ये आपको, ये बातों को एक्सप्लेन करना पहले से आपके लिए प्री सेट हो, क्योंकि वहां पर आप नहीं सोच, वहां पे अगर आप सोचने लगेंगे ना कि एको के अंदर क्या फाइंडिंग देखनी होती है, तो वहां पर आपसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये मेरे से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था, मैं बैठ के सोचता हूँ कि 11 साल पहले मैंने पता नहीं क्या जवाब दिए थे FCPS के वाइवे में, मेरे से यही माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में उन्होंने यही पूछा था कि आप क्या पूछेंगे। तो लॉन्ग केस के अंदर जो पैथोलॉजी होती है, लोगों से, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, खास तौर पे जो कराची में लोग वाइवा देते हैं उनको अक्सर औकात आ जाता है वो ओरल ट्यूमर्स, ठीक है, क्योंकि सारे है पान पान वहां पे ज्यादा खाया जाता है, तो वहां पर वो आ जाते हैं। अब वो आपका ख्याल से वो आपको ओरल ट्यूमर की टाइप्स पे फेल कर देंगे? वो सिर्फ आपके नर्व्स को चेक करने के लिए हो सकता है, ये आपसे सवाल पूछ लें कि कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, तो आप पढ़ लें। ये अब आपको पता लग गया है कि इस तरह का सवाल आ सकता है, खास तौर पे जिनका कराची में हुआ है, ठीक है ना। तो ये चंद चीजें आपने ध्यान रखना है। बाकी देखें इसके बारे में आप पढ़ने पे आएंगे तो ये तो बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे आपने जहन में रखनी है, वहाँ पे हर देखें, आपको पता है कि किडनीज को कैसे एवेलुएट करते हैं। अल्टीमेटली किडनीज में क्या होगा, फेल जब हो जाएंगे किडनीज तो यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा होगा, या अगर कोई उसके अंदर कोलिक है तो पेन हो रही होगी, या स्टोन है तो हिमेचूरिया हो रहा होगा। बस ये आपके 3-4 सवालों में आपका किडनी रूल आउट हो गया, 3-4 सवालों में आपका लिवर रूल आउट हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। सर हेमाचूरिया के बारे में जरा बता दें कि आप क्या कह रहे थे कि उसने क्या चीज मिस की थी हेमाचूरिया में। आपने हिमेचूरिया की हिस्ट्री पूछी ही नहीं थी ना ज्यादा डिटेल से।
कि हेमोचूरिया कब हो रहा है, कैसे हो अच्छा रहा है, ठीक। कितना हो रहा है, कोई मतलब लाइक है कि उसके बारे में उसने किडनी की तरफ जाना चाहिए था ना उसको। अच्छा सर सही है। और मुझे ना सबसे मुश्किल ना सीबीसी को मतलब एक्सप्लेन करना लगता है कि हम उसे क्या कहेंगे, कि हम क्यों। समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट में कोई भी अनीमिया या इन्फेक्शन या कोएगुलेशन का कोई इशू नहीं होता, तो फिर जरा भी हम ठंडे दिमाग, सीबीसी करवाते हैं। मैं हाउस पे छोड़ूंगा ये सवाल का जवाब, कोई हाउस में दे, क्योंकि ये बात मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूँ। कोई हाउस में दे, नहीं तो मैं करेक्ट करता हूँ जी। क्यों करवाना है सीबीसी में, क्या बताना है जी अदनान? कंप्लीट ब्लड काउंट। सर कोई सर एंटिसिपेटेड ब्लड कंप्लीट लॉस भी ब्लड। हो सकता है, तो उसको मैयर एक मिनट, करने के लिए एक अलाउबल बंदे को ब्लड बताने लॉस दे मैयर। अदनान जी। अदनान बोलो प्लीज, कंटिन्यू। सर कोई एंटिसिपेटेड या अनएंटिसिपेटेड ब्लड लॉस भी हो सकता है, सर्जरी हाई रिस्क हो सकती है, इसलिए भी हम सीबीसी करवा सकते हैं। बेसलाइन हमारे पास एचबी होगी और हेमाटोक्रिट से हम अलाउबल ब्लड लॉस भी निकाल सकते हैं मरीज को मैयर करने के लिए, ये और भी रीजन हो सकती है प्रोसीजर। और इसके अलावा इसके अलावा सर कोई देखो आप, अब आप ये, अगर आप ये अभी मैं आपको जब इसका जवाब बताऊंगा ना, तो आप खुद सोचोगे कि यार हाँ मैं कितना डफर हूँ, मैं कितनी गलत बात कर रहा हूँ, और कितनी जी सर। कॉमन सेंस आसानी सी बात है। ठीक है, जरा सोचो जरा, अभी भी हाँ, मैं सोचो जरा, सीबीसी में कि सिर्फ हीमोग्लोबिन होती है? नहीं सर, तो यार बोलो ना भाई रे प्लेटलेट्स भी भाई, होते क्यों? हैं, डब्ल्यूबीसी से इन्फेक्शंस भी रूल आउट कर लूंगा सर, अगर शुक्रिया कोई बहुत बहुत। अब मुझे बताओ, ये एक्यूट कोई ऐसी चीज है, और ये दुनिया की किसी किताब से आपको पता चलेगी यार? ये या तो फिर एमबीबीएस में दोबारा दाखिला ले नहीं लेते हैं सर, दोनों भाई मिल। नहीं सर, क्या ख्याल है? बड़े भाई से ना, बड़े भाई की सुन के पता लगी। समझ आ गई बात? अब नहीं भूलेगा, अब कभी सीबीसी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसलिए मेरी बात का जी किसी सर, का प्लीज जी बुरा ना सर। मनाइएगा आप लोग। मैं कभी कभी शायद, कभी नहीं कोई ऐसी बात अगर कर दूं जिससे आपका दिल आजारी ना हो, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ कभी कभी ट्विस्ट करना पड़ता है भाई। अब आपको नहीं भूलेगा भाई, नहीं जो नहीं सीबीसी सर, के हमारे अंदर थी। इश्यूज ही यही हैं, हमारे इश्यूज जी ही हैं, जी हम हार तैयबा, जाते हैं, अब मुझे बेइज्जती हो रही बताओ, हो। अब आपकी देखो, आपको मैंने वुमेन राइट्स को ख्याल रखते हुए मैंने आपसे ये बात नहीं कही, ये मैंने अदनान के सर के कंधे पे रख के बंदूक चला ली है। ठीक है ना? तो देखो जो चीजें हैं वही अब कम ज्यादा होंगी ना। सीबीसी सर बताएं कि नहीं, भाई वो तो हाँ, मतलब वो तो मुझे आइडिया है कि तो मतलब हम और एचबी उसका देखें। लेकिन वो ये पूछेंगे कि एचबी क्यों देखेंगे आप, या आप इन्फेक्शन तो पेशेंट ने कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दी तो आप क्यों टीएलसी काउंट देखना चाहेंगे? मतलब नहीं इस तरह आप, के तो नहीं वो फजूल आगे नहीं से नहीं आर्ग्यू देखिए, करते। नहीं देखिए मेरी बात सुन, तो इसीलिए तो आप ये बोलेंगे ना कि जिस आपको, देखिए जब लॉन्ग केस होगा ना वहां पे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, बगैर किसी उसके कुछ चीज होगी नहीं ना, उसके पीछे कोई ना कोई मौका महल होगा। लॉन्ग ठीक केस है। में बिल्कुल बिल्कुल 100% नॉर्मल पेशेंट नहीं होगा। ठीक है ना? और अगर मिसाल के तौर पे आप अगर वो आपको बता देते हैं कि इसकी ये सर्जरी होनी है, तो तब तो आप बोल सकते हैं ना कि भाई ये सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग अगर हो सकती है, तो हम उसका एक बेस लाइन हीमोग्लोबिन देख लेंगे, उसके इन्फेक्शन, क्योंकि देखो मैं आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई इंडिकेशन नहीं है, तो आप बह दें कि देयर इज नो नीड फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये सर आप, मेरा एक सवाल है, जी जी मैं आए सर, जैसे, हेलो, आवाज जी आ जी रही जी है सर? बोले 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 बोले। सर एक कार्डियक पेशेंट है ना, तो उसमें हम्म हम सीबीसी करा रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पास एक रीजन है ना कि हम हम्म एचपी देखना चाह रहे हैं, हम कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड, सप्लाई बैलेंस और वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा कोई इसमें और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, अगर कोई अपेरेंटली नहीं इन्फेक्शन या कोई एग्लोपैथी की नहीं है, नहीं, या आप फिर उनसे ये कहें कह कि सकते हैं? बिल्कुल आप उससे बोले ना कि ये पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो के लिए हमारे हमारे पास हाँ, बेसलाइन हीमोग्लोबिन ठीक होना है। जरूरी है। ठीक है? और और फिर दूसरे एक एक और और, भी है ना कि अगर वो हार्ट डुअल पेशेंट में और क्या एंटीप्लेटलेट चीज लेता होती है? होगा तो, प्लेटलेट्स भी तो देखने होते हैं ना। अगर वो हाँ, अगर डुअल एंटीप्लेटलेट कोई लेता होगा तो उसके प्लेटलेट काउंट भी हमारे लिए देखना जरूरी है, फिर उसके वो ड्यूअल तो फिर फर्दर एंटीप्लेटलेट्स वर्कअप के, हो जाता है ना, सर ब्लीडिंग काउंट टाइम। काउंट तो खराब नहीं होगा ना? नहीं काउंट काउंट तो खराब नहीं खराब वो होगा। तो नहीं फिर सर होगा। फिर, हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो फिर फंक्शनल ब्लीडिंग टाइम पे बात डेफिशिएंसी। की जाएगी ना, डुअल एंटीप्लेटलेट्स के ऊपर ब्लीडिंग टाइम काउंट नहीं और होगा। कोएगुलेशन। कौन सा टेस्ट करवाएंगे उसमें? कोएगुलेशन भी नहीं है, गलत बोल रही हो आप। बीटी बीटी करवाएंगे, ब्लीडिंग टेस्ट, सर ब्लीडिंग हाँ, ब्लीडिंग टाइम। टाइम बोला मैंने, हाँ इसके वो तो अलावा बोला। पीएफए सर, प्लेटलेट फंक्शन ऐसे। ऐसे प्रेशर फंक्शन सर ऐसे खुदा के लिए पहले ना बोलिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तब पूछना है, नहीं तो वो आपसे प्लेटलेट फंक्शन ऐसे के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। अपने पत्तों को बहुत तरतीब से देखना होता है। इसके लिए आंसर ये होगा कि इन दैट केस वी माइट नीड टू हैव द क्वालिटेटिव प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। ठीक है?
और इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? सर इसमें फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें टीएलसी या प्लेटलेट देखने हैं, सिर्फ एचबी तक ही हम कहेंगे कि सीबीसी में मैं एचबी देखूंगी। देखो तैयबा, वहां पर जो केस होगा अब उस हिसाब से आप देखोगे ना। सपोज देखो सर ये लिवर जो की, डॉक्टर इमरान ने भी बताया कि कार्डिक पेशेंट है और उसका कोई इशू नहीं है, तो उसमें हम फिर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ जो हमें कंसर्न इन्वेस्टिगेशन है वही बोलेंगे या सीबीसी में हम तीनों चीजें बोल देंगे कि ये करवाएंगे और ये देखेंगे। अगर आपको लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं, सीबीसी टू सी हीमोग्लोबिन इतना देखिए टाइम ही नहीं होता। ठीक है। जो गैर देखे, इस तरह से आपको ना इतनी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आपको हर चीज में कंफ्यूजन निकाल दूं। ठीक है, तो इन कंफ्यूजन में ना पड़े, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि देखो खुदा ना खास्ता फेल अगर एग्जामिनर करना चाहता है ना, तो आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, सिंपल एज सर दैट। मैं आई जी जी जी, ये अदनान। सर डेफिनेटली देखें, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है तो वो इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी होगी ना, उसको कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज हो सकता है, ये प्रोन टू इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हम टीएलसी देख बता लेते सकते हैं। हैं, ठीक है, और और एक और प्लेटलेट भी चीज है, डेफिनेटली एंटी प्लेटलेट्स में हार्ट भी। प्रॉब्लम, जी सर। अगर वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो तो उसके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाली बात भी आप कर सकते हैं। डेफिनेटली सर जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं लॉन्ग केस की। लॉन्ग केस में तो देखो, लॉन्ग केस एक टैक्ट है, आपको हर इन्वेस्टिगेशन सिंपल एक लिस्ट बनाओ इन्वेस्टिगेशन की, सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एको, थायराइड फंक्शन टेस्ट, और आगे आपकी 5-6 स्पेसिफिक टेस्ट रह जाएंगे। हीमोफीलिया के लिए फैक्टर 8 से रिलेटेड है बात है। आप लिस्ट बनाओ ना, लिस्टें बनाया करो तरतीब से। अगर आप चीजें करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। थायराइड फंक्शन के बारे में क्या पूछेंगे, वो फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, ये चंद बातें रह जाएंगी। आप लिस्ट बनाओ, इस तरह तरतीब देखो, फिर मुझे बताओ लॉन्ग केस कहाँ से मुश्किल है। कोई ऐसी दवाई है कि जो किडनीज पे एक्ट कर रही है, जिसके वजह से आयंस की एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र आ जाएगा। कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, वहां पे एलएफटीज आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको पता होगा जी बोन मैरो की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके अंदर जो है वो आप आपके बताएंगे कि इसमें सेल लाइन जो है डिस्टर्ब होती है। ठीक, रीनल फंक्शन, कोई भी ऐसा जो, इसीलिए तो देखिए इन्वेस्टिगेशन भी रिस्क फैक्टर के हिसाब से होगा। अगर एक पेशेंट की आपने हिस्ट्री ली, उसमें स्टीरॉइड्स की इंटेक की हिस्ट्री है, या एनसेड्स की हिस्ट्री है, या जॉइंट्स की पेन की हिस्ट्री है, तो आप बोलेंगे कि भाई ये पेशेंट हो सकता है कि क्रॉनिक एनसेड्स ले रहा है, उसकी वजह से रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और रीनल फंक्शन को देखने के लिए और कोई टेस्ट होता है रीनल फंक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया क्रेटिनिन के अलावा? यूरिन लाइसिस। जीएफआर। जीएफआर। जीएफआर भी होता है। एक और भी बात बोलेंगे आप जरूर। यूरिन लाइसिस होता है ना सर। और और यूरिन कंप्लीट। यूरिन एनालिसिस के यूरिन अलावा रूटीन एक और, सॉरी, एग्जामिनेशन। यूरिन एनालिसिस मैंने मेरे दिमाग में नहीं था, एक और है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टू सी अल्ट्रासाउंड, रीनल अल्ट्रासाउंड। कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जीएफआर, सीआर क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन, 24 आवर्स क्रेटिनिन, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीनूरिया मिल सकता है सर, प्रोटीन यूरिया हेमाचूरिया, मिल, ब्लड सर सेल्स मिल इसमें सकते हैं। सर 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 यूरिन लाइसिस में हमें यूरिन कलर मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी, इसमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं यूरिन के, इसके अलावा ऑस्मोलैरिटी मिलेगी यूरिन में, और हाँ नहीं, सोडियम कंसंट्रेशन मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, वो या तो कीटोन्स की होंगी, या ब्लड उसकी ब्लड की होगी, या शुगर की होगी, या इन्फेक्शन होगी। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो कोई कास्ट वगैरह होंगे। इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल समझ जी। आ गई बात, ये कि ये इंटरप्रिटेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ये आप थोड़ी सी लिवर है जी, लिवर के एक सिंथेटिक फंक्शन है, एक उसका जो है वो हेपेटोसेलुलर डैमेज है, और एक ऑब्स्ट्रक्टिव है। तीनों के आपको 2-3 टेस्ट के नाम पता होने चाहिए। सिंथेटिक फंक्शन देखने के लिए एल्बुमिन हो गया, पीटीआईएनआर हो गया। ठीक है, और जो उसके जो डैमेज है उसके लिए एएलटी एएसटी हो गया। जो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपका जॉइंटस हो के जो होते हैं, ये जो सॉरी जो ये जो बिलिरुबिन है और आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, और साथ उसमें अल्ट्रासाउंड भी आप बता सकते हैं। और उसके ये होंगे स्पेसिफिक, और उसके अलावा बाकी
जो उससे रिलेटेड हैं, जो सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अच्छा, जो कार्डिक को आपने करना है तो आपने रिस्क फैक्टर्स को क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स और एक्टिव कार्डिक कंडीशंस के तौर पे आपने निकालना है। जो लिवर है उसके अंदर आपको चाइल्ड पॉक्स स्कोर आपके दिमाग में होना चाहिए। किडनीज है वो उसके लिए जीएफआर के रेफरेंस से होना चाहिए। रिस्पायरेशन है तो रिस्पायरेशन में वो डिस्निया में या वो स्पेसिफिकली जो वो गोल्ड्स क्लासिफिकेशन है सीओपीडी के रेफरेंस से वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या अल्टीमेटली आप उसकी हिस्ट्री लेंगे कि भाई उसको कितना डिस्निया है, कैसे उसकी ठीक हो रहा है डिस्निया, उसको कोई स्टीरॉयड ले रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है उसको, और अल्टीमेटली आपने पीएफ पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट करके देखा है कि भाई उसको बेसलाइन उसका ऑक्सीजन क्या है, बेसलाइन उसकी CO2 क्या है, और उसके मैकेनिकल फंक्शंस। देखो ये जो 3 लेग स्टूल है ना, वो आप लोगों को क्योंकि किताब में लिखा हुआ नजर आता है सिर्फ थोरेसिक सर्जरी में, तो आप लोग समझते हैं कि सिर्फ थोरेसिक सर्जरी का है। आपके दिमाग में हर रेस्पिरेशन की इवैल्यूएशन के अंदर वही 3 लेग स्टूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एक उसकी गैसियस एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, एक उसका मैकेनिकल फंक्शन है, लंग फूल रहे हैं या नहीं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्मगलिंग हो रही है या नहीं, और लंग्स और हार्ट की दोस्ती सही चल रही है या नहीं। ये है जी आपका 3 लेग स्टूल। ठीक है, तो आपने जो भी इवैल्यूएशन करनी है लॉन्ग केस के अंदर वो आपकी घूम फिर के दिमाग में यही बात होनी चाहिए। और अगर कोई एक्यूट अव्वल तो एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट लॉन्ग केस में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर वो होगा तो वहां पर वो राइफल क्राइटेरिया से रेफरेंस से आ जाएगा। बाकी आपको 5-6 जो स्कोर्स हैं, जो 5-6 जो आपके दिमाग में है, PONV का रिस्क फैक्टर निकालना है, एस्पिरेशन का रिस्क फैक्टर निकालना है, डिफिकल्ट इंटुबेशन का रिस्क फैक्टर निकालना है, डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन का रिस्क फैक्टर निकालना है। ये आपकी चीजें लॉन्ग केस के अंदर आपने निकालनी, सॉरी ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन के दरमियान में आपने ये करना है प्रिपेयर, ताकि जब आपसे वो वाइवे में पूछे तो आपके बिल्कुल आपका उसके आधे सवाल में आप उसका जवाब दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि सर डिफिकल्ट अल्टीमेटली बैग मास का क्या आपने बताया? एक पेशेंट को बियर्ड है तो डिफिकल्ट मास वेंटिलेशन हो गई ना। हाँ, अब सही आपको सही। एग्जामिनर पूछेगा, नहीं पूछेगा, आपने पहले ही बता देना है कि इस पेशेंट की बियर्ड है इसलिए इसकी डिफिकल्ट बैग मास वेंटिलेशन है। ठीक है, तो जब आपसे वो इंडक्शन पूछ रहे हैं तो आप बता दें कि भाई इस पेशेंट के अंदर मैंने ये देखी है फाइंडिंग, तो इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। वही मरीज है ना भाई, उसी मरीज को एनेस्थीसिया देने को वो कह रहे हैं ना आपको। अगर वो स्मोकर है तो आप कह दें कि भाई इसकी स्मोकिंग की सेसेशन के बारे में हमारा दिमाग में आना चाहिए। अगर वो यंग फीमेल है तो आपने प्रेगनेंसी के बारे में बात कर देनी है। ठीक है, मतलब देखो अकल इस्तेमाल करो थोड़ा सा, ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ये खुदा की कसम लॉजिक है। और आप सब लोग, अगर मैं गारंटी से बात, मुझे कोई एक 0% भी शक नहीं है कि अगर आप लोग इस तरह सोचेंगे ना थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस, तो आप लोगों के लिए एक चीज बहुत आसान हो जाएगी। बाकी वही हाइपर था, यकीन करो अभी मैं आपको, अगर आप कहो तो मैं आपको हाइपर थायराइड की कॉज पूछना शुरू कर दूं, और हाइपोथायराइड मैं ये समझता हूँ कि आप लोग को 5वीं क्लास के बच्चे नहीं है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं, आप लोगों को सब आता है। आप लोगों को सिर्फ तरतीब देने की जरूरत है। ठीक है, वो आपको जहनी तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए जब आप थायराइड के केस को एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई अब अगले सवाल यही होगा कि भाई थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, थायराइड हार्मोन का इफेक्ट कैसे होता है। ये आप पहले से प्रिपेयर कर लें, सवाल यही सवाल पूछे जाएंगे। हाइपरथायराइड के क्या फीचर्स होते हैं, हाइपोथायराइड के क्या फीचर्स होते हैं, हाइपरथायराइड की कॉमन कॉजेज क्या होती हैं, तो उसकी पूरी किताबों के चार्ट आपको रट्टे बना के सुनाने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 बोलें, अगला आगे आगे आप, इतना उनके पास टाइम ही नहीं है, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है। 10 मिनट में उन्होंने आपसे पूरा एनेस्थीसिया को आपने ICU तक पहुंचाना है। इवैल्यूएशन के अंदर भी मैंने थायराइड जब बताया था ना, तो मैंने इसके बारे में एक डिस्कस किया था कि थायराइड के कुछ वो फीचर्स हैं जिनका हाइपर हाइपो से कोई ताल्लुक नहीं है, और थायराइड के कुछ फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली या हाइपर या हाइपो में है। तो आप लोगों का फोकस तरतीब में ये नहीं रहता, कॉमन बातों की तरफ नहीं आते। हाइपर हो या हाइपो, जब भी ग्वाइटर होगा तो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, GIT के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, वोकल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, पेम्बर्टन साइन भी हो सकता है। इसका हाइपर या हाइपो से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लॉजिकल बात है ना। ट्रिकोमलेशिया हाइपरथायराइड में भी हो सकता है, ट्रिकोमलेशिया हाइपोथायराइड में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। समझ आई, इनके ऊपर फोकस करें, बाकी 2-4 बातें रह जाएंगी। हाइपर के अंदर वो एट्रियल फिब्रिलेशन या जो है वो ये जो है आपकी ट्रेमर्स और एट्रियल फिब्रिलेशन, या जो और कुछ सिम्टम्स हैं, हीट इंटॉलरेंस है, स्लीपिंग पैटर्न नहीं हो रहा, एमेनोरिया हो रहा है, और हाइपो है तो उस पर ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। इतनी सी बात है। अब मुझे बताएं थायराइड में क्या मुश्किल चीज़ है। ठीक है,
तो अगर आप इस चीज को तरतीब, और वही सवाल पूछेंगे बचपन से, आज पिछले 25 साल से यही सवाल पूछ रहे हैं और अगले 25 साल भी यही पूछेंगे कि थायराइड का केस कराया है, पोस्ट ऑपरेटिवली ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो क्या करेंगे, थायराइड का पेशेंट है उसकी इंडक्शन कैसे करनी होगी। ये आते हैं, ये प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? जी सर। डिफिकल्ट थायराइड को कैसे इंड्यूस करेंगे? सर डिफिकल्ट थायराइड को पहले तो सर अब हमारे एक नहीं स्टार्ट अगर ये करेंगे सर, पहले तो अगर कंसेंट से स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को कंसेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेंगे, इमरजेंसी मेडिसिन अपने पास तैयार कर लेंगे, डिफिकल्ट एयरवे एडजंक्ट्स तैयार कर लेंगे हम। इसके अलावा अब पेशेंट को वेक फाइबर ऑप्टिक के लिए भी काउंसल कर देंगे। अगर वेक फाइबर ऑप्टिक अवेलेबल नहीं है तो ब्रोंकोस्कोपी, हमारे पास ब्रोंकोस्कोप होना चाहिए। तो उसके बाद हम ब्रोंकोस्कोप से हमारा कैसे होगा? आइडियल सर, अगर खुदा न खास्ता इंडक्शन ना हो सकी तो ईएनटी वाले फिर ब्रोंकोस्कोपी करके और वेंटिलेट करते हैं ना लंग्स को। अच्छा चलें, एक मिनट, इसमें आप आपने सही बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसेंट की तरफ टू मच चले गए, ठीक है। ठीक है। जब आपसे वो ये पूछे कि डिफिकल्ट थायराइड है या डिफिकल्ट एयरवे है, तो आपने उसमें क्या इंडक्शन प्लान होना चाहिए, तो इसके आंसर में पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके अंदर इफ यू हैव एनी डाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू वेंटिलेट और इंटूबेट, सो आंसर इज अवेक फाइबर ऑप्टिक। हालांकि मैंने अपनी 18 साल के कैरियर में कभी आज तक अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की, लेकिन आंसर आपने एग्जाम में यही देना है, ठीक है। ठीक है। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वो कहें कि पेशेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनसे कहें कि वी विल हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशन and we will have to chalk out a plan, because if patient is refusing you have to counsel and it's not safe to proceed elective surgery like that। आप अब इतनी बात बता देंगे। अब वो होंगे अच्छा जी ओके, प्लस माइनस है, वो कॉर्ड की नहीं है तो अल्टरनेटिव प्लान क्या है? तो अल्टरनेटिव प्लान में आपने ये बताना है कि आप उसकी रैम पोजीशन बनाएंगे, आप उसकी प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, उसकी इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे, इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि उसकी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन हैम्पर ना हो, और उसके बाद आप चेक लेरिंगोस्कोपी करेंगे। चेक लेरिंगोस्कोपी किया आपने, और अगर आपको एयरवे विजुलाइज हो रहा है, आपको वोकल कॉर्ड विजुलाइज हो रहे हैं, देन यू कैन गिव प्रोपोफोल एंड लाइडोकेन प्लस माइनस सक्सामिथोनियम, ठीक है। ये ये एक सेफ आंसर है, इस पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन जो था कि अब आप लोग अंडर इंडक्शन करने की कोशिश की है और पेशेंट का एयरवे कोलैप्स हो गया, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ये पोस्ट ऑपरेटिवली भी यही सवाल पूछ सकते हैं, यही सवाल पोस्ट ऑपरेटिवली भी पूछ सकते हैं। क्या जवाब सर देंगे? वो उसको लेटरल पोजीशन में कर सकते हैं, या वो रिवर्स सेलिक मैन्यूवर के थ्रू जो है और ना वो फिर तीसरे हम में वेंटिलेट करने के यहाँ पर जो उसने बात अभी बोली थी ना, फाइबर ऑप्टिक, तो वो ब्रोंकोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक, रिजिड सॉरी ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक मुंह से निकल गया मेरे, रिजिड ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। जी रिजिड ब्रोंकोस्कोप के जरिए होगा, लेटरल पोजीशन, रिवर्स सैलिक मैन्यूवर, और आपने एक्चुअली इस नौबत तक लेकर ही नहीं आना, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रिकोमलेशिया, ट्रिकोमलेशिया हो सकता है इस पेशेंट में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने एक्सट्यूबेशन से पहले क्या करना होगा? सर वो लीक टेस्ट चेक करेंगे ना, कफ को डिफ्लेट करके देखेंगे कि लीक आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर बिल्कुल एक्सट्यूबेट ठीक, करेंगे। ठीक है। तो मतलब उसमें मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, लेकिन आपने बेसिकली ये कहना है कि इसमें ऐसी चीज होगी तो हम मल्टी करेंगे, उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। वी विल नॉट चांस, बिकॉज इफ वी सर ये एक्सट्यूबेट। रिवर्स सेलिक मैनूवर क्या है, ये भी तो काइंडली बता दो। बताओ भाई, जिसने बोला है वही बताए। इसमें इसमें ना ईएनटी वाले और सर्जन जो है ना थायराइड को बाहर से एक्सटर्नली पकड़ के ना ऊपर की तरफ पुल करते हैं, मतलब इसके वो लिए ताकि ट्रेकिया पे इसमें प्रेशर कम हो ईएनटी जाए। और सर्जन की जरूरत नहीं है, इसमें आप सर नहीं अपना मतलब, हाँ सैलिक मैन्यूवर जो होता है वो ठीक है। प्रेस करना होता है ना। तो देखो निमरा, वो उसी को ही सोचो, रिवर्स उसी को रिवर्स कर दिया है, उसमें प्रेस कर रहे थे, इसमें लिफ्ट कर रहे हैं, नेक की स्वेलिंग को आप लिफ्ट कर रहे हैं। सेलिक मेन्यूर उसको कहते हैं, ये रिवर्स सेलिक मेन्यूर हुआ फिर। जी जी, रिवर्स सैलिक मैन्यूवर का मतलब ये होता है कि जो अगर एनलार्ज थायराइड है ठीक है। तो उसकी आपको लिफ्ट करेंगे, ठीक है।
और थायराइड के अंदर जो सवाल पूछते हैं मैंने आपको बता दिया है, वो लिखे भी हुए हैं लिस्ट में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की लिस्ट में, आप वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। ये इसके अंदर एक डिफिकल्ट सिनेरियो अगर वो बना के पूछ सकते हैं कि यही पेशेंट को वो कहें कि भी इमरजेंसी उसकी अपेंडिसेक्टमी होनी है, अब आप क्या करेंगे? हाइपरथायराइड पेशेंट है। इमरजेंसी थायराइड स्टोम अपेंडिक्सेक्टमी। थायराइड स्टोम की प्रिपरेशन करेंगे इसमें, मतलब आप रेडी रहेंगे उसके लिए। और और उसको पहले जो है वो स्टार्ट में जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स जो है ना वो देंगे। और इसको हम कोशिश करेंगे कि प्रोसीड करें एपिड्यूरल एंटी या थायराइड स्पाइनल में। एंटी 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 थायराइड ड्रग कैसे देंगे? सर प्रोपाइल थायोजुरासिल सिप ऑफ वाटर से खिला देंगे और साथ प्रोपेनोलोल हम दे सकते हैं। ये दे सकने को ना कोशिश अवॉइड करें। ये दे सकने का क्या मतलब है? देंगे सर। ठीक है ना, अब आप यही इसमें ये बात सर कहेंगे, मुझे भी अपने एचओडी ने कही थी कि दे सकने वाली बात निकाल दो अपने मुंह से, देंगे। ठीक है, इसमें देखिए ना, बात ये है कि आपका इसमें टारगेट ये होगा कि अब ये इमरजेंसी सर्जरी, अब आप इसको डिले तो कर नहीं सकते, तो आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी है। इसके अंदर आप आईसीयू के बेड का जिक्र करें, पेशेंट की हाई रिस्क कंसेंट का जिक्र करें। ठीक है, बस इतनी बात, इतना लंबी कहानियां की जरूरत नहीं है। ये दिस विल बी अ हाई रिस्क पेशेंट, तो आप ये बोल दें कि सिर्फ दिस पेशेंट इज हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, और आईसीयू के बेड की बात कर दें, और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के साथ आप करेंगे, यू विल बी एंटिसिपेटिंग थायराइड स्टॉर्म। ठीक है ना, तो उसके लिए आप अच्छा, लेकिन स्टीरॉयड दें। रीजनल में प्रेफर करेंगे ना इसमें? नहीं, क्यों रीजनल, क्यों आप प्रेफर करेंगे? देखें, सर इंडक्शन के स्ट्रेस को कम करने के लिए। अच्छा तो इंडक्शन का और स्ट्रेस, मुझे बताएं कि ये थायराइड स्टॉर्म जो है ये सिर्फ इंडक्शन के स्ट्रेस के बाद थायराइड स्टॉर्म के चांसेस नहीं होंगे? सर फिर भी ड्यूरिंग सर्जरी तो कभी भी हो सकता है ना, सर्जिकल हो स्ट्रेस सकता हो है ना। सकता है, एंजाइटी से भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि सर्जन ने करनी है लैप्रोस्कोपिक, आपने तो जिक्र ही नहीं किया कि क्या अपेंडिसेक्टमी इंटरनेशनली कोई भी ओपन नहीं करता, सब लैप्रोस्कोपिक होती हैं। तो आपने ठीक है ये सर। बोलना है कि वी विल डिस्कस विद द सर्जन, इफ इट इज ओपन देन वी कैन कंसिडर रीजनल। सियासतदानों की तरह जवाब देना है, वी कैन कंसिडर। तो इसमें आप पार्टी बदल सकते हैं किसी भी वक्त। अगर आपने जीना मरना कह दिया कि मेरा जीना मरना तो है ही इमरान खान के साथ, अब आप इमरान खान को छोड़ के जाएंगे तो सब लोग गालियां देंगे आपको। ठीक है ना, अगर आपने कंसिडर का लफ्ज बोल दिया तो वो आपके लिए हैंडल करना आसान हो जाएगा, यानी कि आप दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। थायराइड की अभी डिस्कशन की थी बहुत डिटेल से, प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिक पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट, एल्डरली पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट, लिवर डिजीज पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट, रीनल डिजीज पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट, थायराइड डिजीज पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट। ये अभी कोई मेरे ख्याल 20-25 दिन पहले किया था जब आप लोगों का वाइवा पहले होना था, तो वो मौजूद है, आप लोग सुन लें। ठीक है, और बेसिक मैंने आपको तरतीब बता दी है, आप इस बेसिक तरतीब को फोकस रखेंगे तो आपके लिए आसान है। और पहले से क्वेश्चंस एंटिसिपेट करें। हार्ट के अंदर वो हाइपरटेंशन के अंदर वो यही सवाल पूछेंगे, भाई हाइपरटेंशन कैसे होती है, तो उसमें वो पहला आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि वही मैकेनिज्म्स जो हैं वो हाइपरटेंशन को लीड करेंगे। ठीक है ना, उन्हीं मैकेनिज्म्स में प्रॉब्लम होगी तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब हाइपरटेंशन हो गई है मरीज को, तो उसके अंदर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी है, और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्म में, या वो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, या वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, या वो हार्ट के अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, और हार्ट बेचारा जोर लगाता जाएगा तो हाइपरट्रोफी हो जाएगा। हाइपरट्रोफी होगा तो उसमें पहले डायस्टोलिक फेलियर होगा, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे तो वो क्या नाम है, सिस्टोलिक फेलियर में भी चला जाएगा। सिस्टोलिक फेलियर को देखने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नॉर्मल जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसके अंदर सिस्टोलिक फेलियर तो बहुत लेट डेवलप होगा, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन का नॉर्मल होना इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट।
मगर इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना इज वेरी सिग्निफिकेंट। सिमिलरली यू हैव टू सी द डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को कैसे देखते हैं? डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को देखते हैं कि भाई आप मरीज आप किसी के घर मेहमान जा रहे हैं तो वो आपको अच्छा रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बेचारा हार्ट की जिसको जो है ना वो हालत टाइट हो गई है, वो कंस्ट्रिक्ट उसकी हाइपरट्रोफी हो गई है, तो बेचारे के पास इतना मौका ही नहीं है कि वो आपकी हॉस्पिटैलिटी कर सके, तो वो रिलैक्स नहीं होता। रिलैक्स नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या होता है, एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है, उसका रोल, ठीक है, पीछे से धक्का लगाना पड़ता है एट्रिया को। तो अल्टीमेटली होता यह है कि जो डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की जब प्रॉब्लम होती है तो एट्रियल क्लिक की सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है। ये चीज अल्ट्रासाउंड पिक, सॉरी ये जो एको है ये चीज पिक करता है और उसको कहा जाता है E/A रेशियो। ठीक है, या आप एको की रिपोर्ट देखें उसमें आपको E/A रेशियो का नजर आएगा कॉन्सेप्ट। ये मैंने डिटेल से एको के ऊपर डिस्कशन की थी, उसमें ये बातें की थी। अगर आपको मजीद डिटेल सुननी है तो आप वहां से सुन लें, ठीक है ना। तो बेसिकली उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट था कि E/A रेशियो जो नॉर्मली इजेक्शन में जा रहा है ना तो वो नॉर्मल है, जो ए का धक्का आ रहा है वो ए है। तो अगर नॉर्मली ई ज्यादा होगा ए कम होगा। अल्टीमेटली जब एट्रिया की जरूरत बढ़ती जाएगी हार्ट को, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी नहीं हो पा रही, तो नौकरों की जरूरत होगी। बीवी कह रही है कि रोजाना ही आप मेहमान लेकर आ रहे हैं, अब आप नौकर बुलवाएं अगर आपने खाना खिलाना, तो वो ए जो है वो नौकर है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ E/A एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्टोलिक फेलियर। ठीक है, तो ये है सारा कहानी। आप लोग अगर, आई विश कि आप लोग पहले कभी क्लासेस अटेंड करते तो आप लोगों को ये बातें वैसे ही मैं बता चुका सर होता। ये मैंने सुना हुआ है आपका लेक्चर ये वाला। आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी है, बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी काफी दिन पड़े हुए, सुन लीजिए। कोई भी चीज समझ नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे मौके पे हो रहा है कि मेरी आजकल मैं आई एम नॉट वेल, तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि मैं फारिग हूँ, आई एम बट आई एम अनेबल टू डू इट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन आए, बगैर हेजिटेट किए हुए और बगैर मेरी मासूम सी बेइज्जती से डरे हुए आप लोग सवाल पूछें ग्रुप में, ठीक है, सर एक इंशाल्लाह। और रिक्वेस्ट करनी थी। जी, सर डेंगी करवा दें, क्योंकि डेंगी आजकल काफी ज्यादा आया हुआ है पाकिस्तान में, तो अल्लाह का मे बी शुक्र है मैं कोई क्या टेबल रहा वाइवा साल पे। से। डेंगी का देखो, चलो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे डेंगी के बारे में थोड़ा सा खुद वर्कअप करना पड़ेगा। डेंगी के बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे सर, इतना मुझे पता कोई है आर्टिकल भी नहीं मिला उस पे ना डेंगी पे, तो आपके कोई एक क्लास रख लें डेंगी पे। कि चलो मैं आपको वर्कअप करके मैं बताता हूँ, ठीक ठीक है सर, है। थैंक यू ओके सर। जी, सर ये आज ये, डेंगू जो है ये तो मेडिकल मेडिकल का टॉपिक है, एनेस्थीसिया के जी साथ जी तो इसमें बिल्कुल, डेंगू के आपको साथ। मरीज आ सकता है दानियाल लोहानी साहब, वहां पे आप लड़ो जाके कि क्या स्पेशलिटी है ये। पूरा महल्ला, ठीक है। पूरा महल्ला हमारे घर में आके बैठा हुआ है, रेडियोलॉजी हमारे घर में आके बैठी हुई है, कार्डियोलॉजी सही है। हमारे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इतनी मेडिकल स्पेशलिस्ट को मेडिसिन नहीं आती जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स को आती है, अगर वो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। दैट्स व्हाई सही कह आई रहे यूज्ड टू से दिस वर्ड, आई लव एनेस्थीसिया मोर देन आई यूज्ड टू लव यस्टरडे। ठीक है, तो मैं बताऊं कि एनेस्थीसिया एक ऐसी स्पेशलिटी है कि ये बाकी सारे फिजिशियंस को कोई एक्यूट मेडिसिन नहीं आती। मैं आपको इस बात को मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि हमारे से जो लोग आईसीयू कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा अच्छा पल्मोनोलॉजिस्ट कोई नहीं होता। पल्मोनोलॉजी है क्या, मुझे आज तक समझ नहीं है कि पल्मोनोलॉजी में करते क्या है ये लोग। मैं बाकी स्पेशलिटी की कोई, आई एम नॉट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन बात असल में ये है कि सिंड्रोम्स को निकाल दें, सिंड्रोम्स को निकाल दें जो कभी ठीक नहीं होते। उसके अलावा मुझे बताएं क्या मेडिसिन ऐसी चीज है जो हमें नहीं आती, बताइए आप मुझे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हम लोगों से ज्यादा, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, वो आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करें। एग्जाम पास हो जाएगा, फिक्र ना करें, यकीन करें, असल जिम्मेदारी आपके हाथ में जब डिग्री आ जाएगी ना, खुदा की कसम वहां से आपका इम्तहान शुरू होगा, और जो मैं हर रोज फेस करता हूँ। समझ आई, ये याद रखें। ये आपको अभी लग रहा है इस वक्त आपका जीना मरना इम्तहान है, इम्तहान इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अगली अगली फिक्र करें आगे क्या होने वाला है, ठीक है। उन लोगों को याद करें जो, मैं मुझे हंसी आती है कि उस वक्त जब हम किसी ऐसे सवाल पूछते थे हमें कोई जवाब नहीं आता था ना, तो अगला बंदा हमें उस वक्त तो वो पतली गली से निकल जाता था ना। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में या किसी ऐसे सेटअप में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे यू हैव टू आंसर, या जहाँ पर कोई आपका बैकअप नहीं है, वहां पे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे, इंशाल्लाह फिर कल करेंगे बात, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।